Hello students, so today's topic is chapter number 11, time and energy management, that is from class 12th in iOS. So as the chapter's name suggests, time and energy management. तो होता क्या है ये? Making the best use of time and energy available to us to perform our task is known as time and energy management. तो हमारे पास जितना भी टाइम है, जितनी भी एनर्जी हमारे पास है, उसको हम किस तरीके से बेस्ट तरीके से यूज़ कर रहे हैं अपने काम को, कोई भी अपने नॉर्मल टास्क को परफॉर्म करने के लिए, उसको कहते हैं टाइम एंड एनर्जी मैनेजमेंट. तो उसमें सबसे पहले आता है प्लानिंग. टाइम प्लान कैसे करना है, क्या होता है. सो टाइम प्लान इज़ एन एडवांस प्लान ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़ टू बी परफॉर्म विद इन द अलॉटेड टाइम. तो टाइम प्लान क्या है? एक एडवांस में हमने प्लान बना लिया कि हमें क्या क्या काम करने हैं और उस काम को हमें एक अलॉटेड टाइम पीरियड के अंदर ही करना है. हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं है. वी ऑल आर हैविंग 24 आवर्स ओनली. तो 24 आवर्स के हिसाब से ही हमें अपनी सारी एक्टिविटीज़ को प्लान करना है और हर एक एक्टिविटी को एक टाइम अलॉट करना है. दैट इज़ नोन एज टाइम प्लान. अब क्या क्या स्टेप्स हैं इसमें इन्वॉल्व जो हम टाइम प्लानिंग करते हैं. सो द नंबर 1 इज़, सबसे पहले आप क्या काम करें, एक एक्टिविटीज़ का लिस्ट बना लें क्या क्या काम करना है. अगर सुबह उठना है, सुबह उठते ही ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करना है, लंच बनाना है, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना है, खुद तैयार होना है, काम पे जाना है, तो एक एक्टिविटीज़ का लिस्ट बन जाए. देन अंडरलाइन ऑल द एक्टिविटीज़ विच नीड टू बी डन एट अ डेफिनेट टाइम. डेफिनेट टाइम का मतलब कुछ ऐसे काम जो उसी समय होने हैं, आगे पीछे नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल ड्रॉपिंग अ चाइल्ड एट द बस स्टॉप. बच्चे का स्कूल का टाइम है तो उसको उसी समय वहाँ ड्रॉप करना पड़ेगा. आप लेट हो जाएंगे तो नहीं चलेगा. आपका खुद का ऑफिस का टाइमिंग्स है, आपको उसी तरीके से अरेंज करना पड़ेगा. देन थर्ड, एक एस्टिमेट बना लीजिए कि हर एक एक्टिविटी को कितना कितना टाइम लगता है. जैसे कुकिंग में 45 मिनट्स लगते हैं, तैयार होने में 20 मिनट्स लगते हैं. तो ऐसा एक एस्टिमेट प्लान बना लीजिए. नेक्स्ट इज़ योर, दिमाग में रखिए, कीप इन माइंड द स्केड्यूल ऑफ अदर फैमिली मेम्बर्स. दूसरे जो लोग आपके साथ घर पे रहते हैं उनका क्या टाइम स्केड्यूल है, उनकी क्या क्या ज़रूरतें हैं, उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर पाएँ. राइट. जैसे कि अगर मम्मी जो है सुबह ब्रेकफास्ट बना रही है तो पापा क्या कर सकते हैं, उसी टाइम पे एडजस्ट करके बच्चे को स्कूल के लिए रेडी कर सकते हैं, तो जल्दी काम निपट जाएगा. देन सीक्वेंसिंग कर लीजिए. विच रिक्वायर्ड सिमिलर इक्विपमेंट और वर्क एरिया शुड बी लिस्टेड टुगेदर. अगर सपोज किचन के सारे काम हैं तो किचन वाले काम को एक साथ आप कर लें. ऐसा नहीं कि पहले किचन का काम कर रहे हैं, फिर बेडरूम में जा रहे हैं, वहाँ कुछ काम निपटा रहे हैं, देन वॉशिंग एरिया में जा रहे हैं, फिर वापस किचन में जा रहे हैं. सो डोंट डू दैट. एक ही जगह के काम एक साथ करें. देन नेक्स्ट इज़ योर, वंस यू हैव फॉलोड दो स्टेप्स, राइट डाउन द फाइनल प्लान. और प्लान जो फाइनल बने वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए. रियलिस्टिक का मतलब, सपोज़ कोई काम जो 30 मिनट्स लेता है, आप उसको अपने टाइम प्लान में 35 मिनट्स का टाइम दे दीजिए, सो दैट अगर 4-5 मिनट ऊपर नीचे लग जाए तो आप फ्रस्ट्रेट ना हो. फिर आता है आपका पीरियड ऑफ पीक लोड. ऐसा टाइम पूरे 24 घंटे में से जब आप सबसे ज़्यादा बिजी रहते हैं. सर्टेन टाइम हमेशा हर एक फैमिली में होता है जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी होती है और टाइम हमारे पास कम होता है. उसको कहा जाता है पीक लोड टाइम. नॉर्मली हम अपने सोसाइटी में देखें तो सुबह का वक्त जो होता है वो सबके लिए बहुत बिजी होता है. सबको ऑफिस जाना है, स्कूल के लिए रेडी होना है, नाश्ता भी बनाना है, टिफ़िन भी पैक करने हैं, प्रॉपर अरेंजमेंट्स भी करने हैं. सो वो पीक लोड टाइमिंग होता है. अब क्या कर सकते हैं इसको रिड्यूस करने के लिए, इसके डिमांड्स को, पीक लोड पीरियड्स की डिमांड को. पहला कि सब फैमिली मेम्बर्स इन्वॉल्व हो जाए काम करने के लिए. ऐसा नहीं कि घर का एक इंसान काम भाग दौड़ कर रहा है काम के लिए और बाकी सब बैठे हुए हैं. ऐसा नहीं, सब लोग उस टाइम पीरियड में इन्वॉल्व हो जाएं. और वर्क सिंप्लीफिकेशन का जो फॉर्मूला है वो अपनाएं. ऐसे काम करें, इस तरीके से काम करें कि काम सिंप्लीफाई हो जाए
आसान हो जाए. Your next term in this chapter is work organization. Now what is work organization? Work organization में आता है आपका planning, arranging, performing one's activities in such a way that they are completed in the allotted time with minimum energy expenditure. यानी कि आपने प्लानिंग भी करनी है, आपने अरेंज भी करना है, एक्टिविटीज़ को काम भी करना है, परफॉर्म भी करना है और अलॉटेड टाइम पीरियड के अंदर करना है और कम से कम एनर्जी यूज़ करके करना है. दैट इज़ नोन एज वर्क ऑर्गेनाइजेशन. अब ये वर्क कितने टाइप के होते हैं? लाइट वर्क होता है, मॉडरेट वर्क होता है, हेवी वर्क होता है. तो लाइट वर्क में आ जाता है आपका सब्ज़ी काटना, डस्टिंग करना, राइटिंग कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, निटिंग कर रहे हैं. मॉडरेट में आता है जिसमें थोड़ी एनर्जी यूज़ होती है, स्वीपिंग हो गया, झाड़ू मारना, कुकिंग, बर्तन धोना, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन यूज़ करना. फिर आता है आपका हेवी वर्क. हेवी वर्क मीन्स जिसमें आपकी बहुत एनर्जी यूज़ होती है. दैट इज़ मॉपिंग द फ्लोर, पोछा लगाना, देन हाथों से कपड़े धोना, मैनुअली वॉशिंग क्लोथ्स, रनिंग, क्लाइंबिंग स्टेयर्स, ये सब हेवी वर्क में आते हैं. अब बात करते हैं कि इन सब काम को हमें सिंप्लीफाई कैसे करना है. राइट, सिंप्लीफाई यानी कि उसको आसान कैसे करना. तो लाइट वर्क जो होता है वो कम टाइम में कंप्लीट हो जाता है और कम एनर्जी लगती है. हेवी काम जो होता है, हेवी वर्क जो होता है वो ज़्यादा टाइम लेता है और उसमें एनर्जी भी ज़्यादा लगती है. तो आप वर्क सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? दो ही काम है, या तो आप उसको टाइम को रिड्यूस कर दें हेवी काम को करने का, या दूसरा टास्क को ही सिंपल कर दें, काम को ही सिंपल बना दें. ऐसा आप कैसे कर सकते हैं? जैसे कि आपको अगर सब्ज़ी काटनी है तो ग्रेटर यूज़ कर लीजिए, आपको ग्रेवी बनानी है तो आप मिक्सचर में चला लीजिए जैसे मैं करती हूँ. तो व्हाट आई यूज़ टू डू, पहले अगर हम क्या करते थे, पूरा प्याज बारीक काट रहे हैं, टोमेटोज़ काट रहे हैं, मिर्ची काट रहे हैं, देन जिंजर काट रहे हैं, तो कितना टाइम कंज्यूमिंग है ना. व्हाट आई डू, आई पुट ऑल द थिंग्स टुगेदर विथ लार्ज, कट इन लार्ज पीसेस एंड देन पुट इट इन अ मिक्सचर. तो मिक्सचर में ही ग्रेवी तैयार हो जाती है, तो टाइम बच जाता है. दिस इज़ नोन एज वर्क सिंप्लीफिकेशन. सो इट इज़ अ मेथड ऑफ सेविंग टाइम, सेविंग एनर्जी बाय यूजिंग अ सिंपल प्रोसीजर and or a labor saving device to complete a task. अब मेथड्स क्या क्या हैं? पहला तो सबसे इम्पोर्टेंट है भाई, अपना जो वर्क प्लेस है ना उसको ऑर्गेनाइज्ड रखो. जहाँ पर भी आप काम करते हो, आप किचन का काम कर रहे हो, ऑर्गेनाइज्ड रखो, चीज़ें अपनी जगह पे होनी चाहिए. आपका डेस्क, ऑफिस डेस्क जो है वो भी ऑर्गेनाइज होना चाहिए. इससे आपका बहुत टाइम बचता है, एनर्जी बचती है. देन लेबर सेविंग डिवाइस यूज़ कीजिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया, मिक्सचर यूज़ कर सकते हैं, फूड प्रोसेसर यूज़ कर सकते हैं, हाथों से ना कपड़े धो के वॉशिंग मशीन यूज़ कर सकते हैं. तो ये आपके लेबर सर्विसिंग डिवाइस होते हैं. देन आप अप्रोप्रिएट वर्क मूवमेंट्स रखें, जैसे कि अगर आप पोछा लगा रहे हैं तो लॉन्ग कंटिन्यूस मूवमेंट्स रखें बजाय के छोटे जर्की जिगजैग मूवमेंट्स करने के. राइट. देन चेंजिंग द वर्क सीक्वेंस, आप वर्क को सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर आपने काम को, टास्क को प्रॉपर ऑर्डर में परफॉर्म करने का बनाया है. राइट. तो जैसे कि अगर आपको कॉटन के कपड़े जो है प्रेस करने हैं, आयरन करने हैं, तो आप उस पर पहले पानी छिड़कते हैं, एक एक कपड़े पे पानी छिड़केंगे, फिर आयरन करेंगे, या सब कपड़ों का ऐसा ढगला बनाकर एक साथ पानी छिड़क दें फिर आयरन करें. तो ऑर्डर कैसा हो गया, काम कैसे सिंप्लीफाई हो गया. प्रॉपर पोस्चर में बैठें, जैसे कि आप अगर बैठे हैं कोई काम कर रहे हैं, आपका प्रॉपर पोस्चर होगा, आप थकेंगे नहीं, आपके बॉडी में पेन नहीं होगा, तो आप टायर्ड फील नहीं करेंगे, तो काम एनर्जी ज़्यादा रहेगी. ऐसे ही आप कोई ऐसा काम, खड़े होने वाला काम कर रहे हैं जिसमें आप खड़े, जैसे किचन में, या अगेन आयरन कर रहे हैं, तो आपकी प्रॉपर हाइट होनी चाहिए. किचन का प्लेटफॉर्म, बर्तन धोना है, रोटी बेलनी है, कपड़े आयरन करने हैं, उसके लिए एक प्रॉपर हाइट भी आप मेंटेन करके चलें. ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा झुक रहे हैं या आपको बहुत इस तरीके से खड़ा होना पड़ रहा है कि आपका पोस्चर बिगड़ रहा है, तो उसमें भी आपको टायर्डनेस होती है. देन आता है डू विटेलिंग. डू विटेलिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपने 2 और मोर एक्टिविटीज़ को कंबाइन कर दिया.
ठीक है, जैसे कि आपने अगर चाय किसी ने मांगी तो आपने चाय बॉईल करने के लिए रखा है पानी, साथ में बाजू में आटा मल लीजिए। मम्मी लोग ऐसा ही काम करते हैं, इसीलिए काम उनका जल्दी हो जाता है। तो 2-3 एक्टिविटीज़ को कंबाइन करके एक साथ करना, इसको डू विटेलिंग कहते हैं। फिर आता है कुछ इस तरीके के आप आइटम्स रखें घर में जो कि रेडी टू यूज़ हो। जैसे आप गार्लिक का पेस्ट बना के रख सकते हैं, अनियन का भी पेस्ट बना के रख सकते हैं, जिंजर अनियन। तो फ्रिज में आपने स्टोर कर दिया, जब आपको ज़रूरत हुई, आपको ये सब कट करने का ज़रूरत नहीं है, आपने डायरेक्ट फ्रिज से निकाल लिया। अपने वर्किंग प्लेस को अट्रैक्टिव बनाइए ताकि मन करे काम करने का। क्लीन रखें, टाइडी रखें, ब्राइट कलर यूज़ करें कंटेनर्स के, क्रॉकरी बहुत इस तरीके की यूज़ करें, ऑर्गेनाइज करके रखें, चीज़ों को अच्छे से स्टोर करके अपनी अपनी जगह पे रखें, प्रॉपर आपकी लाइट आए, वेंटिलेशन हो। इन सब चीज़ों को यूज़ करके आप अपने वर्क को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, रोज़ काम करते रहेंगे, नई नई चीज़ें सीखेंगे, अपनी स्किल्स को परफेक्ट भी करेंगे। देन लास्ट पे हम आते हैं, द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज चैप्टर इज़ फटीग। Now what is fatigue? Fatigue is feeling of tiredness causing desire to stop working. आप इतने थक गए हैं, आपकी बॉडी इतनी टायर्ड हो गई, आप मेंटली इतने टायर्ड हैं यार, आज काम करने का मन नहीं कर रहा है। सो उस टायर्डनेस की फीलिंग को हम फटीग बोलते हैं। 2 टाइप की होती है। फर्स्ट इज़ योर साइकोलॉजिकल, सेकेंड इज़ योर फिजियोलॉजिकल। सो फिजियोलॉजिकल जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा की, एनर्जी इतनी यूटिलाइज हो गई कि आप एग्जॉस्ट हो गए, थक गए, टायर्ड हो गए, राइट। साइकोलॉजिकली में क्या हुआ, यहाँ से थक गए आप, बॉडी आपकी टायर्ड नहीं है, मेंटली आप टायर्ड हैं, जैसे हम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम इन टू अ टीचिंग प्रोफेशन, तो समटाइम्स इट हैपन्स विद मी। हम पढ़ा रहे हैं, क्लास में बैठे हैं, तो हमारा उतना फिजिकल काम नहीं है, लेकिन बच्चों के साथ डील करना, उनके पेरेंट्स को डील करना, डांट रहे हैं, कॉपी चेक हो रही है, सो लॉट ऑफ मेंटल वर्क, सो वी गेट मेंटली टायर्ड। उसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल फटीग। तो उसमें भी 2 टाइप के फटीग होते हैं, एक तो बोर्डम और दूसरा फ्रस्ट्रेशन। बोर्डम मतलब कि आप सेटिस्फाइड नहीं है काम से, डिसकंटेंटमेंट हो रहा है, यॉर्निंग आ रही है आपको, नींद आ रही है आपको, रेस्टलेसनेस हो रहे हैं, और ऐसी डिज़ायर हो रही है, इच्छा हो रही है यार कुछ काम मत करो, टू स्टॉप वर्किंग। ये क्यों होता है? जब आपका काम मोनोटोनस हो जाता है, रोज़ एक ही जैसा काम कर रहे हो, इंटरेस्ट ही नहीं क्रिएट हो रहा है, तो उसको हम बोर्डम फटीग बोलते हैं। दूसरा होता है फ्रस्ट्रेशन फटीग। फ्रस्ट्रेटेड हो गए आप, क्यों? आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, टेंशन है किसी चीज़ की, अनसेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिल रहे हैं, और आपका मन कर रहा है भाग जाओ इस काम से, हमें ये करना ही नहीं है। सो दैट इज़ नोन एज फ्रस्ट्रेशन फटीग। अब तरीके क्या हैं इस फटीग को रिमूव करने के? तो सबसे पहले बीच बीच में रेस्ट लें जब आप थक जाते हैं, ऑल्टरनेट कर दें लाइट और हैवी टास्क को। एक दिन हल्का काम किया, अगले दिन हैवी काम किया, कंटिन्यूस हैवी टास्क मत करें। लेबर सेविंग डिवाइसेस यूज़ करें। कुछ और लोगों को कोई काम दे दें, ड्यूटी बांध दें उनकी। कुछ काम करने का तरीका इंटरेस्टिंग बनाओ, और अकेले काम मत करो, मिलके करो, ग्रुप में काम करो, इंटरेस्टिंग लगेगा। प्रॉपर वर्क प्लेस बनाइए, प्रॉपर इक्विपमेंट यूज़ कीजिए, अपनी स्किल्स को डेवलप कीजिए, एटमॉस्फेयर प्लेजेंट बनाइए। जैसे कि हमारी क्लासेस में हम जहाँ पढ़ाते हैं, वेयर आई टीच, आई रन अ कोचिंग सेंटर, तो वहाँ पर कैसा है, इट्स अ वेरी एटमॉस्फेयर प्लेजेंट एटमॉस्फेयर है। Why? Because I do interact a lot with my students. I do talk a lot with my teachers, those who work with me. So एकदम pleasant सा atmosphere. We all love working over there. So students, they love coming over there. Teachers को भी मज़ा आ रहा है, बच्चों को भी मज़ा आ रहा है. So that is the atmosphere you have to create. Mental tension reduce करनी है. अपने आसपास काम करने वाले लोगों को appreciate करना है. तारीफ़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी से मोटिवेशन मिलती है। मैं तारीफ़ करूँगी तो दूसरे मोटिवेट होंगे, आप मेरी तारीफ़ करेंगे तो मैं मोटिवेट होंगी। एंड ऑलवेज ट्राई टू गिव रिवॉर्ड्स फॉर गुड वर्क। सिर्फ बच्चों को ही नहीं, अपने कलीग्स को भी दीजिए, घर में फैमिली मेम्बर्स को भी दीजिए। सो दीज वर द वेज टू रिमूव फटीग। दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर टाइम एंड एनर्जी मैनेजमेंट। थैंक यू सो मच।